मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, देखो स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट लेना, मतलब हमको एक लॉन्ग वायर लेना है। ठीक है, मान लीजिए हमने लॉन्ग वायर लिया एक्स वाई और उसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी, आई। ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। अब सुनिए, मान लीजिए इस पर कोई पॉइंट हमने ओ ले लिया और इससे ए दूरी पर, कितनी दूरी पर, कोई पॉइंट पी है जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। क्या पता करनी है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ओ से एक्स दूरी पर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, ये जो हम बोल रहे हैं ना इसी को आपको थ्योरी के रूप में लिखना भी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पॉइंट ओ से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर हम एक स्मॉल एलिमेंट ए बी लेते हैं और उसकी लेंथ है डी एल। डी एल लंबाई का एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और उसको हम मिला देते हैं, उस स्मॉल एलिमेंट को हम मिला देते हैं पॉइंट पी से। ठीक है, कैसे करके, अब सुनो, ऑब्वियस सी बात है, सर ने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो ये जो एंगल है बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि छोटी सी चीज छोटा सा एंगल बनाएगी। तो मान लो ये एंगल बना है डी फाइव और इस एंगल को मैं बोल देता हूँ फाइव। क्लियर है? अब सुनिए मेरी बात सब ध्यान से, और ये जो एंगल है मान लीजिए थीटा, कौन सा एंगल है, थीटा। अब सुनना, सब ध्यान से सुनना, और ये जो स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया है ए बी, कितने लंबाई का, डी ए लंबाई का, बिंदु पी से उस स्मॉल एलिमेंट की दूरी मान लो आर है। ठीक है, इतनी बात अगर तुम लोग को समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। मैं फटाफट फिर से रिपीट कराता हूँ, ये लंबा कंडक्टर है एक्स वाई जिस पे करंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर की दिशा में। पॉइंट ओ से ए दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाननी है। ओ से एक्स दूरी पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी एल लंबाई का, और जिसकी पॉइंट पी से दूरी आर है, और उनको मैं बिंदु पी से मिलाया तो एंगल बना डी फाइव, और ये वाला एंगल को कह दिया फाइव, ऊपर वाले एंगल को क्या कह दिया, थीटा। अब सुनो बेटा बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट ए से इस लाइन पर एक नॉर्मल खींच रहा हूं और उस बिंदु को नाम दे देता हूं सी। ठीक है, चलिए अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो सुनिए एक मेरी बात, सर आपने यहाँ पे पॉइंट ओ से एक्स दूरी पर स्मॉल एलिमेंट लिया तो लिया, लेकिन क्यों लिया, क्यों लिया, सुनो मेरी बात। क्योंकि अब मैं इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो मैं बायोसेवर्ट, जो अभी हम लोग बायोसेवर्ट लॉ पढ़े उसकी मदद से लिखूंगा। क्योंकि बायोसेवर्ट लॉ किस बारे में हमको जानकारी देता है, बायोसेवर्ट लॉ भी जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे वो क्या बताता है कि किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं अगर उस स्मॉल एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही हो तो। ठीक है ना, तो चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, पहले बताओ फोटो समझ में आया पूरा। अब मैं लिखता हूँ, देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी, मतलब स्मॉल एलिमेंट ए बी के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो इस छोटे अवयव ए बी जिसकी लंबाई कितनी है, उसके कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायोसेवर्ट के नियम से दी जाएगी, उसकी मदद लेनी पड़ेगी हमको। तो बायोसेवर्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बायोसेवर्ट लॉ से लिखना पड़ेगा। कितनी होगी, ध्यान से सुनिए, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो बटे फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब भी हम लोग लाए थे ना, चलिए इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझिएगा, खेल अब चालू हो चुका है, जल्दी से खत्म हो जाएगा।
अब सुनो मेरी बात सब ध्यान से, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इस चित्र में आपको कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं? डेरिवेशन बहुत बड़ा है ना? डेरिवेशन बहुत बड़ा है। मैं आपको इसको याद करने का एकदम बढ़िया वाला तरीका और ट्रिक बता रहा हूँ। आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? एक बड़े ट्राइंगल को छोड़ो, टुकड़ों को देखो, 3 दिख रहे हैं। आप बारी बारी से छोटे से बड़ा ट्राइंगल लेना, यानी सबसे पहले छोटा ट्राइंगल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस बात को अपने दिमाग में रख लो, फिर ये डेरिवेशन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये वाले बड़े वाले ट्राइंगल को लेता हूँ, सॉरी सबसे पहले सबसे छोटे वाले ट्राइंगल को लेता हूँ, एबीसी को लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है। तो चलिए, इन ट्राइंगल एबीसी साइन लेंगे हम। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल कितना है? तो आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल 180 होता है। कितना होता है? जिसमें से ऐसे लाइन खींची हुई है और ये एंगल थीटा दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये 180 माइनस थीटा होगा, और उसी को मैं यहाँ पे लूंगा 180 माइनस थीटा। और ऑब्वियस सी बात है, सर ने ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया है, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं कि जो एंगल आप लेते हैं ना, उसके सामने वाली साइड को क्या मानना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन के, तो हाइपोटेनस हो जाएगा AB। कितना हो जाएगा? और AB का लेंथ कितना है? DL है, तो AB की जगह हम लोग DL रख देंगे। और साइन 180 माइनस थीटा ना, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा ही होता है। ये कैसे पता चला? आपको पता है, ऑल सिल्वर टी कप आप सीखे होगे, 4 क्वाड्रेंट बना करके ऐसे 90 प्लस 90 माइनस 180 माइनस 1 ऐसे सीखे होगे आप लोग बचपने में। तो आप लोग जानना, इसको ध्यान रखना। अगर नहीं ध्यान होगा तो मेरे को बता देना, मैं अलग से सिखा दूंगा, ठीक है? या इसका एक वीडियो बना होगा मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं इसका वीडियो, ठीक है? तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और AB की वैल्यू कितनी है सर? DL। तो ये AC और ये AB की वैल्यू DL, जिसको मैं डायरेक्ट उधर ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बन जाएगा ना? इसको दे दिया मैं क्वेश्चन नंबर 2। किसका वैल्यू निकाले तुम लोग? AC। इस ट्राइंगल का भी एक साइड है, मतलब ये इस ट्राइंगल में भी AC कॉमन है, AC दोनों में है, उसमें भी इसमें भी है। तो अब समझ गए होगे क्या करना है। अब हमको ये वाला ट्राइंगल लेना है, उसमें भी AC वैल्यू निकालना है। जब इस तरीके से याद करोगे ना, तो बड़े बड़े डेरिवेशन छोटे हो जाते हैं। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टेकिंग ए ट्राइंगल APC, एंड आप उसमें भी साइन लगाइए। चलो लगाते हैं साइन, और साइन में ये वाला एंगल ले रहा हूं, तो साइन D5 क्या ले रहा हूं? तो जब ये वाला एंगल लेंगे तो उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर AC परपेंडिकुलर हो गया, और AP जो हो गया वो हाइपोटेनियस हो गया। AP नहीं समझ में आया क्या? हाँ, क्या हो गया? तो वो थीटा के टर्म्स में निकल रही है, और ये फाई के टर्म्स में निकल रही है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC की वैल्यू कितनी आएगी? AP साइन D5, और AP कौन है भाई? R। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? R साइन D5 इज इक्वल टू AC। ठीक है, मगर यहाँ पे जो एंगल D5 है ना, वो बहुत छोटा एंगल है। क्यों छोटा एंगल है बताओ भला? क्योंकि वो एंगल किसको मिलाने से बना है? ये जो स्मॉल एलिमेंट हम लोग लिए थे, इसी के किनारों को मिलाए थे, तो ये एंगल बना था। और वो खुद ये वाला एलिमेंट कितना है? ये टुकड़ा कितना बड़ा है? बहुत छोटा। ये तो आपको दिख रहा है सर इतना बड़ा है करके, नहीं, वो बहुत छोटा है। वो आपको बताने के लिए हमने लिया है। DL लेंथ मतलब बहुत छोटी लंबाई, इसलिए एंगल भी बहुत छोटा बनेगा। तो जब वो छोटा एंगल बन रहे हैं, तो आप एक बात याद रखना कि अगर साइन में जो भी एंगल लगा हो, अगर वो बहुत छोटा होता है ना, तो उसको लगभग थीटा के बराबर ले लेते हैं। अब बोलोगे ये कैसे आया सर? मैं बताऊं कैसे आया? सुनो मेरी बात ध्यान से। साइन एक्स का एक सीरीज वाला फॉर्मूला आप ध्यान से सुनना। सीरीज वाला फॉर्मूला होता है, इसका इनफिनाइट सीरीज बनती है। मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x 7 बाई फैक्टोरियल 7
और ये प्लस माइनस का सिलसिला चलते जाता है। फैक्टोरियल क्या होता है ये सब आप परिचित होंगे, जानते होंगे फैक्टोरियल क्या होता है, नहीं जानते कोई बात नहीं। तो सुनो, अगर x बहुत कम होता है ना, x क्या होता है, तो जब x बहुत छोटी राशि होती है ना, तो उसका क्यूब, उसकी 5 पावर, उसकी 7 पावर और भी छोटी हो जाती है। कैसे बताऊं, जैसे 0.2 लिखा है आप इसका स्क्वायर करो ना, ये 0.04 हो जाएगा, और कम हो गया। जब ना बहुत छोटी, जैसे एक से छोटी राशि को आप स्क्वायर क्यूब 5 पावर 7 पावर करोगे ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ने के बजाय कम होने लगती है। तो अगर x बहुत छोटी राशि रहती ना, बहुत कम वैल्यू की रहती ना, तो उसकी जो हायर पावर है ना, वो और क्या होने लगती है, इतनी कम हो जाएंगी, इतनी कम, ऊपर से इतने इतने से डिवाइड होंगी, इन लोग तो न के बराबर रहेंगी, बहुत नेग्लिजिबल रहेंगी, बहुत कम। इसलिए इन सबको इग्नोर करो। तो क्या बचा, साइन एक्स लगभग इक्वल टू कौन है, एक्स। समझ है, इसलिए यहाँ पे ना D5 एंगल अगर बहुत कम हो तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। सर समझ में आए ये वाला विवरण, इस विवरण को मैं, यानी इस डिस्क्रिप्शन को मैं हटा देता हूँ। हाँ, वही चीज मैं बस लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर D5 is very small angle, therefore sin phi is approximate equal to D5, यानी लगभग किसके करीब है वो, D5। तो यहाँ साइन को उड़ा दो तो क्या बचेगा बताइए, R D5 इक्वल AC है, और इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दो। अब बाई 2 and 3 लगा दो, क्यों, क्योंकि 2 में भी AC था, 3 में भी AC हो गया, राइट साइड आर इक्वल, सो लेफ्ट साइड आर ऑल्सो इक्वल। समझ में आ रहा है ना, AC RD5 AC DL साइन थीटा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक्सक्यूज मी, आ रहा है, तो कितना होगा बताओ, DL साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, RD5। कुछ भी तो नहीं किए हैं, ये इतना लंबा कथा पुराण तुम लोग को केवल इसलिए बता रहा था ताकि साइन D5 को हम लोग D5 कैसे लिखे, तो तुम लोग बोलते थे कैसे साइन हट गया, इसलिए वो सीरीज वाला आपको बता रहा था मैं, ताकि आपके मन में संतुष्टि रहे कि हाँ सर समझ में आया कि कैसे उसको हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख देते, लेकिन मैं चाहता था कि आपको कारण पता रहे। तो बोलोगे सर हाँ चलो इतना समझ में आ गया, अब इसका करना क्या है हमको, अब जाना है वापस इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ पे जो आपको DL साइन थीटा दिख रहा है, उस DL साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है RD5, तो जाके वहां रखेंगे, तो बाई इक्वेशन 1 फिर से हम DB की वैल्यू लिखेंगे μ0/4 पाई I, और DL साइन थीटा की जगह रखेंगे RD5 रखेंगे, और अपॉन R स्क्वायर रखेंगे, एक ठोकार कटेगा, तो क्या बचेगा, DB इक्वल μ0/4 पाई ये अपॉन, तो बचेगा। क्लियर है क्या, अब सुनो मेरी बात, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे करके रोको, ठीक है। हेलो रश्मि, क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं, ओके, तो इक्वेशन नंबर 4 दे करके इसको रोक लिए। अब सुनो मेरी बात, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले मैं छोटा ट्रायंगल लूंगा, फिर उसके बाद मैं बड़ा ट्रायंगल लूंगा, मैं बड़ा भी ले चुका हूं, और सबसे बड़ा ये वाला ट्रायंगल अभी लेना, अब उसकी बारी आ गई है। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल AOP, मतलब AOP, ठीक है, इन ट्रायंगल AOP में, अच्छा हमने दोनों ट्रायंगल जब लिए थे तो हमने साइन लगाया था, यहाँ पे कॉस लगाएंगे, कॉस, तो कॉस इसलिए लगाएंगे, हाँ क्यों का उत्तर इसलिए तो होता है ना, तो मैं इसलिए लगाएंगे बोल रहा हूं, क्योंकि देखो कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस भी हमको पता है A, हाइपोटेनस पता है R, ये दोनों फिक्स क्वांटिटी है भाई। हमने इस कंडक्टर से पॉइंट P को कितनी दूरी पर लिया है, और ये स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट P की जो दूरी है वो R है, समझ रहे, इसलिए हमने कॉस ले लिया है। हमने अगर साइन लिया होता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता, x अपॉन R आता, और ये x फिक्स नहीं है। क्यों x फिक्स नहीं है सर, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का पॉइंट O से रैंडमली आपने x दूरी कुछ भी ले ली है, ये एलिमेंट उतना ऊपर कितना भी ऊपर हो सकता था, तो ये x वेरी कर सकता है, मगर ये दोनों फिक्स है। मतलब अगर मैं पॉइंट P फिक्स कर दूं तो ये दूरी A निश्चित हो जाएगी,
ये आर इसके निश्चित होने से ये निश्चित रहेगा। तो हम लोग समझ में रहे हो? चलो तो हम लोग कौन सा अब यहाँ पे लेंगे, कॉस लेंगे। तो कॉस फाई, और कॉस यानी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस फाई यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है दीदी? ए, और हाइपोटेनियस कौन है दीदी? आर। कैसे लगा? ठीक है। अब सुनो, अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अरे एंगल फाई है ना, जो एंगल रहता है वही तो ले सकेंगे ना। और यहाँ एंगल दिख रहा है, एंगल दिख रहा है, कहाँ है? फाइव पता है, जो एंगल दिखता है उसी को लेते हैं। ओके, बढ़े आगे। अब सुनिए मेरे बात ध्यान से, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक जबरदस्त बात। यहां पे ना आप आर की वैल्यू निकालो। किसके लिए निकालोगे? आर के लिए निकालो। चलो चलो दो, बहुत बढ़िया। तो आर की वैल्यू निकाल जाएगी ए अपॉन कॉस फाई। ठीक है, आर की वैल्यू को जाके क्वेश्चन नंबर 4 में रख दो बिंदास, घबराना नहीं है। देखो घबराना नहीं है, रख दो। कहाँ गया? इधर। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 4। तो मैं आपको एक जबरदस्त बात बताऊं क्या, एक लाइन में डायरेक्ट लिख सकता हूं, फिर डायरेक्ट देखो। तो जब आर आर यहाँ नीचे में ना, आर यहाँ कहाँ है? जब हम आर के लिए रखेंगे ना ए अपॉन कॉस फाइव, तो ये बटे के बटे ऐसे पलट जाएगा, तो कॉस फाइव ऊपर चले जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? नहीं, तुमको यकीन नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ, ऐसे होगा है ना। ये आई और आर के जगह रखेगा क्या चीज, तो क्या होता है बटे के, जब अपॉन के और अपॉन में रहते हैं तो ऐसे बटे बटे जल्दी से ऊपर पलटे। ठीक है, तो कौन पलट जाएगा ऊपर, है ना? ए नीचे रह जाएगा, कॉस फाइव ऊपर चले गया, और फिर डी फाइव है ना। मस्त, मजा आ गया। चलिए अब सुनिए मेरी बात सब लोग ध्यान से। इतना काम हो जाने के बाद हमारा काम यहाँ कुछ पल के लिए थमता है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। और अब बोलोगे सर ये जो पूरा आपने बताया, ये तो अभी तक हम लोग डीबी तक ही सीमित थे, यानी अभी तक आप डीबी में ही अटके हो। सर और व्हाट इज डीबी? डीबी जो है ना, ये केवल और केवल इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो है डीबी। यानी निकालना तो हमको इस पूरे कंडक्टर, ये जो स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट इतना बड़ा कंडक्टर है ना, उसके कारण पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होनी चाहिए ना वो निकालना है हमको। और अभी तक केवल हम लोग क्या निकाले हुए? अभी तक जो काम चल रहा है वो डीबी तक ही है। और डीबी क्या है? केवल इस स्मॉल एलिमेंट ए बी के कारण इस पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो है वो। अब हम जा रहे हैं एक आखिरी कदम में, और अब हम निकालने वाले हैं इस पूरे बड़े कंडक्टर के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। मैं क्या कर रहा हूं, इस कंडक्टर के दोनों किनारों को बिंदु पी से मिला रहा हूं, कुछ इस तरह। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक एंगल इधर बनेगा, और एक एंगल ये जो लाइन मैंने खींची हुई है, एक एंगल ये देखो, ये वाली लाइन, ये जो बाहरी सबसे बाहर वाली लाइन है, एक एंगल उधर बनेगा। क्लियर है? एंगल बड़े छोटे बन सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि हम पॉइंट पी को एकदम बीचों बीच लें, कोई जरूरी नहीं था। अगर पॉइंट पी को मैं इस कंडक्टर के नीचे तरफ किनारे में लिया होता तो एंगल कुछ भी तो इस एंगल को मैं बोल देता हूँ फाइव वन। क्या बोल देता हूँ? और ये जो ऊपर वाला जो एंगल बना है उसको मैं बोल देता हूँ फाइव टू। क्लियर है? फाइव वन और फाइव टू। तो यहाँ अगर कहीं किसी को डाउट है तो अभी बता दो। और अब मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अब मुझे पूरे इतने बड़े कंडक्टर के कारण जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, पॉइंट पी पर मेरे को निकालना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो काम किया ना, लिखना है। क्या काम किए? जॉइन एक्स एंड वाई टू पॉइंट पी, है ना, एंड नेम द एंगल फाइव वन एंड फाइव टू। और उसके बाद आप ये पूरा लाइन लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 5, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 5। क्यों इक्वेशन नंबर 5 को इंटीग्रेट क्यों करें बेटो?
ट्रायंगल नहीं बोलते, पूरे बड़े कंडक्टर के कारण पॉइंट पर पी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, वो जो कि बी होगा, ठीक है, बी। और कैसे मिलेगा हमको, ये 5 1 नीचे बना है इसलिए माइनस में, और ऊपर है इसलिए प्लस में, इसको माइनस में लेंगे और इसको किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। तो सुनो, और आपने इसको इंटीग्रेट करना है इस पूरे को, न्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। क्लियर है? कैसा लगा बताओ? नहीं नहीं, अभी वो काम बचा है ना अपना अभी चलिए, जो जो कांस्टेंट है सबको बाहर निकालो। न्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई अपॉन ए कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, माइनस नहीं होता, प्लस में होता है, ठीक है। कॉस फाई का अगर डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएशन, तो कॉस फाई का माइनस साइन फाई होता है, बट इंटीग्रेशन कॉस फाई का प्लस साइन फाई होता है। और उसके बाद आपको पता है, आपको तो पता है, इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसे करके ब्रैकेट लगाते हैं, और ये जो लिमिटें हैं, करेक्ट, ऐसे करके लगा लेते हैं। क्लियर है? सो इन नेक्स्ट लाइन व्हाट वी हैव हियर, बारी बारी से इस फाई की जगह अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस करके ना, तो साइन फाई टू, फाई की जगह फाई टू रखेंगे, फिर ये माइनस तो हम लगाते हैं, अपर लिमिट रखने के बाद माइनस करके लोअर लिमिट लगाते हैं, और जब मैं लोअर लिमिट लगाऊंगा ना तो फाई की जगह क्या रखूंगा, और वो माइनस सामने चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल ये ऐसे हो जाएगा। और ये आपका अब आंसर आ गया। और यहाँ टेस्ला लिख देना, या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखना। क्या लिखना? वेबर पर मीटर, या टेस्ला लिख दो ना, टेस्ला। क्या लिखोगे? टेस्ला। ये आपका स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, उसके करंट पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला था। हाँ, अब देखो, ये डेरिवेशन तो वैसे हम लोग ला लिए थे, मगर इस पे छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे 3 केस हैं, जिसमें से पहला केस ये है कि इस कंडक्टर की लेंथ बहुत बहुत ज्यादा हो, इस कंडक्टर की लेंथ, और पॉइंट पी इस कंडक्टर के बहुत करीब हो। तो आप खुद सोचो कि अगर ये पॉइंट पी इस कंडक्टर के करीब होगा तो ये फोटो किस तरीके से दिखेगा। देखो, कंडक्टर बहुत बड़ा है और पॉइंट पे उसके करीब है, तो आप खुद सोचो जब आप इसको इससे मिलाओगे तो लगभग लगभग ये 90 डिग्री होगा। देखो, अभी तो मैं इतना ही बड़ा बना, बहुत अनंत लंबाई, कितनी लंबाई, तो सोचो ये कितना हो जाएगा। देखो, जैसे ये और ऊपर करोगे फिर उसको मिलाओगे तो एंगल थोड़ा और बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, है ना। जैसे ये मान लो एकदम नीचे है, अब इसको मिलाओ जरा, इसको मिलाओ इससे, पॉइंट भी एकदम करीब है, मिलाओ जरा, लगभग लगभग सेम नहीं दीदी, लगभग लगभग 90 दिख रहा है, आप देखो ना, है ना, 90 दिख रहा है ना। और ये एकदम ये एकदम इन्फिनिटी पे जाएगा ना, तो ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ कंडक्टर इज लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंफिनाइट, if length of conductor is infinite and point P is very close to conductor, बहुत करीब हो, उस समय phi 1 भी 90, phi 2 भी 90, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो सुनना, साइन यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री रखना। चलो रखते हैं, चलो नहीं चलो ना, रखते ना, कितना होगा, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री है। नहीं तुम लोग बताओ ना कितना आएगा, आई अपॉन ए साइन 90 1, और फिर साइन 90 1 प्लस 1, तो कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 2 अपॉन ए। टेस्ला। ये एक केस हुआ, कितना केस हुआ ये। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को सिर्फ एंगल बस तो बताना है दीदी, और क्या है तुम लोग को, केवल क्या बताना है दीदी, एंगल बताना है। अगर पॉइंट देखो चेस,
अगर ये पॉइंट पी ये लंबे कंडक्टर के केवल एक किनारे पर हो पॉइंट पी, अब क्या होगा बताओ? पहले कहाँ था? बीचों बीच था कहीं पे, बीचों बीच मतलब एग्जैक्ट बीच में ना, इधर उधर था। अब पॉइंट पी कहाँ हो? एक किनारे पर। अब चलो मिलाओ, तो इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, दो एंगल कैसे बन रहे हैं बताओ वाला है भाई? पॉइंट पी जब यहाँ था ये, अब तब दोनों एंगल बन रहे थे। अब कितना एंगल बन रहा है? केवल ये एक एंगल बन रहा है बस, ऊपर वाला कुछ एंगल बन भी नहीं कर रहा है। तो अब क्या करना है आपको? नीचे वाले एंगल को लेना है। मान लो नीचे वाला एंगल फाइव था ना, नीचे वाला लोगे और ऊपर वाला एंगल क्या लोगे? अरे नहीं बाबा, हाँ एक 90 लोगे और एक क्या लोगे? 0 लोगे। ऊपर वाला एंगल नहीं बन रहा है तो 0, नीचे वाला बन रहा है, और वो अगर एकदम लंबा है तो लगभग कितना लेना है उसको? 90। तो चलो क्या होगा? एक 0 होगा तो 0 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी जाएगी? 1। तो 1 + 0 यानी 1। तो ये आपका आंसर कितना है पता है? B = μ0/4π I/a, क्योंकि अंदर एक 0 हो गया और एक 1 हो गया। एंगल में ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि दोनों का रोटेशन अलग अलग है ना? ये दोनों का रोटेशन एक ऐसे ना, इसलिए एक माइनस एक प्लस लेते हैं। इस आपको अपन शुरू में जब लेते ना यहाँ पे लिमिट लगाते टाइम, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलो ये स्पेशल केसेस हो गए, समझ में आया कि नहीं है? ओके। और हम एक चीज तो बताना भूल गए, ये पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा? परपेंडिकुलर इनसाइड ऑफ दिस प्लेन। क्यों? कौन से नियम से आया? ये राइट हैंड रूल से आया है। राइट हैंड को आप इस प्रकार फैलाओ कि ये जो अंगूठा और ये उंगलियां आपस में परपेंडिकुलर है, और इस अंगूठे को किसकी डायरेक्शन में रखना है? करंट की डायरेक्शन में रखना है, और उंगलियों को उस पॉइंट की डायरेक्शन में रखना है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जाननी है। अब जब आप ये दोनों डायरेक्शन फिक्स कर चुके होगे, तो जो हथेली की जो डायरेक्शन होगी, हथेली की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि अभी हमको इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन भी जान ली, और उसको हमने क्रॉस से दिखाया है क्योंकि ये परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, और बाहर की तरफ होता तो हम डॉट से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया कंप्लीट।